हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू प्रश्नोत्तर। टुडे इन आवर सम्मान बैच वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज दो चैप्टर का टारगेट रखा है मैंने, और ये लास्ट के चैप्टर्स हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो मैंने एक साथ क्लब करके पढ़ाने की यहाँ पे टारगेट रखी है कि आज आपका वन शॉट में दो चैप्टर खत्म करेंगे, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 एंड 9। ठीक है, तो जो बच्चे आज पहली बार सम्मान बैच से जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि बच्चों प्रश्नोत्तर लेके आया है क्रैश कोर्स फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने एक मैथ और साइंस का क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया, जो कि कंडक्ट हुआ थ्रू आउट द सेशन आपका फरवरी से। ठीक है, पूरे फरवरी में हम लोग ने स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से ये कंटिन्यू कर रहे थे, और आज हम लोग कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का लास्ट सेशन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको मिलूंगा सेम टाइम पर, लेकिन फिजिक्स के सेशन के साथ आपके फिजिक्स चैप्टर्स आपको मैं यहाँ पे कंडक्ट करूंगा। ठीक है, तो आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर है उससे काफी पहले हम लोग ने ये अचीव कर लिया है सिलेबस को। अगर आप पीवाईक्यूज अच्छे से लगाएंगे तो यू कैन इजीली स्कोर 90+ इन द एग्जामिनेशन। तो बच्चों जो आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए भी कुछ गया नहीं है, अभी भी वो वापस जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको सारे वीडियोस ऑर्डर वाइज मिल जाएंगे इन द लाइव सेक्शन। आपको यूट्यूब पे जाना है, लाइव सेक्शन में, वहां पे सारे आपको चैप्टर वाइज थंबनेल के साथ क्लियरली मिल जाएगा। वहां पर आपको साइंस का भी वीडियोस मिल जाएगा जो कि डॉक्टर सावंत कंडक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा मैथमेटिक्स का। माय नेम इज प्रशांत। तो बच्चों चलिए एक फटाफट देख लेते हैं कि कैसे आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर अभी भी आप, क्योंकि अभी हम लोग ये सपोर्ट खत्म नहीं करेंगे, ये सम्मान बैच को एक्सटेंड करेंगे थ्रू आउट द एग्जामिनेशन के बीच में भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। वो कैसे होगा वो बताता हूं आज आपको सेशन में। चलिए देखिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं 3 तरीके से। पहला तरीका हो गया ऑफलाइन। तो क्लासेस अगर मैथमेटिक्स की खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपका ऑफलाइन एक्सेस खत्म हो गया। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं, बच्चे कहां से, लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो आप अलीगंज के बारे में जानते हैं। अलीगंज सेक्टर क्यू में आप आएंगे, वहां पर हमारा सेंटर है, वहां पर आप फिजिकल क्लासेस का एक्सेस ले सकते हैं। इवन फिजिकल डाउट क्लियरेंस सेशन का भी एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपके डाउट्स का सपोर्ट मिलता रहेगा सेशन खत्म होने के बाद। और अगर आप नेट चलाना जानते हैं, यू जस्ट नीड टू टाइप प्रश्नोत्तर। आप प्रश्नोत्तर गूगल पे टाइप करेंगे, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। आपको गूगल मैप पे हमारी लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, एवरीथिंग इज देयर। यू जस्ट नीड टू टाइप प्रश्नोत्तर। आप प्रश्नोत्तर टाइप करेंगे, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी अबाउट द कोचिंग, अबाउट द कैरिकुलम, एवरीथिंग। आप हमारे प्रश्नोत्तर जूनियर के एक नए यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्रश्नोत्तर के बारे में आप जानते ही हैं, प्रश्नोत्तर जूनियर से भी आप जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर जूनियर से आपको क्या फायदा होगा कि यहाँ पर आपको थ्रू आउट द ईयर आपको 9th और 10th क्लास का सारा कोर्स आपको यही मिलेगा प्रश्नोत्तर जूनियर पे, क्योंकि ये जो चैनल है ये स्पेशली आपके लिए ही बनाया गया है। जो बच्चे जूनियर क्लास के हैं उनकी डिमांड थी, उनके बेसिस पे ही ये बनाया गया 9th 10th। और इसमें हम लोग एक कंसेप्चुअल और डिटेल्ड वीडियोस पूरे साल आपको देते रहेंगे, जिसमें हम लोग टॉपिक डिस्कशन करेंगे, चैप्टर डिस्कशन करेंगे, इस तरीके की चीजें इसमें एक्टिविटीज हम करेंगे। ये काफी आपके लिए क्रिएटिव लेवल पर इस पे कंटेंट आपको मिलेगा। जो भी टॉपिक्स आपके लिए सिरदर्द हैं उसको हम लोग आसान बनाएंगे, और बहुत कम ड्यूरेशन की वीडियोस के साथ आपके पास ले आने का प्लान है हमारा, कि कम से कम टाइम स्पेंड में आपको ज्यादा नॉलेज हो जाए। उस तरह का कंटेंट आपको पूरे साल मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, एक कन्वेंशनल कंटेंट होता है, वो तो अलग चल ही रहा है, उसके साथ साथ एक होता है कंसेप्चुअल और डिटेल डिस्कशन बेस्ड आपका कंटेंट होता है। और हम लोग जो लेके आएंगे वो रिसर्च बेस्ड लेके आएंगे, जो कि स्मार्ट कंटेंट होगा, जिसमें आपको ज्यादा नॉलेज होगी और कम टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको इंस्टाग्राम चलाना होता है ना, इंस्टाग्राम चलाने के लिए आपको चाहिए 4 घंटे, पढ़ने के लिए आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट है। तो उसी 15-20 मिनट में आपके लिए ऐसा कंटेंट प्रिपेयर किया जाए कि आप उस 20 से 25 मिनट को देके आसानी से कुछ लर्निंग भी अच्छी कर सकें और आपका इंस्टाग्राम भी ना छूटे। ठीक है, तो साथ साथ में हमें चलना है, क्योंकि जैसा ट्रेंड वैसा आपको एजुकेशन को कन्वर्ट करना है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है प्रश्नोत्तर ऐप। तो प्रश्नोत्तर ऐप सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए, अगर आपको कोई इंटरप्शन के बिना पढ़ना पसंद है तो।
जैसे कि आजकल ट्रेंड है, बहुत फ्री प्लेटफॉर्म, काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं लोग, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम है कि वो एडवर्टीजमेंट के बिना नहीं रह सकते। लेकिन एडवर्टीजमेंट में आपको वल्गैरिटी मिलती है, ठीक है, और आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत हाई है। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी भी एक अच्छे ऐप में पढ़ रहे हैं, आप कितना भी फोकस होकर पढ़ रहे हैं, अगर उसके बीच में अगर आपको कोई एडवर्टीजमेंट आ गया और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो जितना भी आपने पढ़ा सब वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रश्नोत्तर ऐप के ऊपर अगर आप पढ़ रहे हैं, फ्री में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कोई एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा, यू कैन इजिली लर्न समथिंग फ्रॉम हियर, आपको सीख पाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीखना इंपॉर्टेंट है, ग्रो करना इंपॉर्टेंट है, और डेली आपको अपना ग्रोथ ट्रैक करना आना चाहिए कि डेली आप कितना आगे आ गए। अगर आप देखिए आपको स्ट्रगल कर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये आपका एक फेज होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रो कर रहे हैं, डेली आप एक नई चीज सीख रहे हैं, डेली आप एक स्टेप आगे आ रहे हैं, किसी भी चैप्टर को लेके, किसी भी कंटेंट को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी नॉलेज को लेके, इसका मतलब है कि एज अ पर्सन और आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ रही है, और हर बार आप जो कल से बेहतर हैं, और अगर आप हर बार बेहतर हैं तो आप हर बार अच्छा करेंगे, कल से तो अच्छा ही करेंगे। तो ये तरीका होता है आपका ग्रोथ ट्रैक करना, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू गो ऑन प्ले स्टोर, आपको टाइप करना है प्रश्नोत्तर, तुरंत आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, उसके बाद आपको डाउनलोड करना है। वंस यू हैव डाउनलोडेड इट, उसके बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस मिलेगा जहां आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर इंसर्ट करने के बाद आपको ओटीपी आएगा और ऑटोमेटिकली एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस इंटरफेस में आपको क्लिक करना है ऑन द बैचेस। जैसे ही बैचेस पे क्लिक करेंगे आपको ये इंटरफेस मिलेगा। यहां पर आप प्लस आइकन को जैसे ही क्लिक करेंगे यू विल गेट दिस फ्लैश, और यहां आप टाइप करेंगे अपना बैच कोड। आप जैसे ही सम्मान टाइप करके ओके क्लिक करेंगे आप बैच में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको आसानी से सारे कंटेंट का एक्सेस मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर देखें तो ट्रिग्नोमेट्री किस चीज से बना है? आपका दो चीजें इसमें होती है, ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री। अगर हम ध्यान से देखें ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ये दो शब्दों से बना है। एक आपका होता है ट्रायंगल और एक हो गया आपका, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है ट्रिग्नोमेट्री। मतलब इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल की नॉलेज भी होनी चाहिए और ज्योमेट्री की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इन दोनों को मर्ज करके हम बनाएंगे एक नया रिलेशन, ठीक है, जिससे बनेगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलो देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्री में? वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहां पर आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। मतलब मैंने बोला कि ट्रायंगल की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तो इतना तो आपको पता ही है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहां पर आपके लिए पहले से बना दिया। मतलब एक एंगल आपका 90 होगा, ठीक है, वेरी गुड। और आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर सर इसको एंगल ए बोल दे, इसको एंगल बी बोल दे, इसको एंगल सी बोल दे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहां पर एंगल ए हमें नहीं पता है, एंगल बी हमने पता है 90 है, और एंगल सी समथिंग इक्वल टू यहां 180, ठीक। ध्यान देना, लेट एंगल C इज इक्वल टू थीटा। हमने थीटा मान लिया बेटा, तो इसका मतलब है रिमेनिंग एंगल कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। कैसे किया मैंने? ये C को हमने रिप्लेस कर दिया, C को इधर भेज दो, 90 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, इसको मैं कहां लिख देता हूं? प्लस करके लिखता हूं। तो ये था यहां पर एंगल A प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। चलिए भाई, तो एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत सिंपल है, देखते रहिएगा ध्यान से। तो यहां से आपके कुछ फॉर्मूलेस बन के आते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए व्हाट इज साइन, व्हाट इज कॉस एंड व्हाट इज टैन।
इसको एक्चुअल में कहते हैं टेंजेंट, इसको कहते हैं कोसाइन, इसको कहते हैं साइन। ठीक है, ये एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हैं। क्या है ये? फंक्शन है। ठीक है, अच्छा सर ये फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन के बारे में एक लाइन में क्लियरली समझ लो। जब कोई भी किसी और के ऊपर डिपेंड करता है अपने आउटपुट के लिए, तो वो क्या है? वो फंक्शन है जिस पर वो निर्भर करता है। जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया फॉर एग्जांपल के तौर पर, सिंपल सी बात मतलब फंक्शन क्या होता है बॉस? एक टर्म आपको बार बार सुनने को मिलेगा, फंक्शन एंड वेरिएबल। मैं आगे चीज बता रहा हूं, 2 मिनट लूंगा लेकिन अच्छा पढ़ाऊंगा और इससे आपको आ जाएगा। फंक्शन का मतलब क्या है? जैसे समझो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लिखा हुआ बेटा। ठीक है, तो यहां पर ये जो x भाई साहब हैं, ये क्या है? वेरिएबल। ये अपने मन के हैं, अपने हिसाब से ये बदल जाएंगे। और ये जो y की वैल्यू है वो इनके ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि जब x की वैल्यू हम पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 5। सिमिलरली अब x का मान बदल गया, उसकी वैल्यू आ गई 2। तो अब देखो वापस से y क्या होता है, देख रहे हो ध्यान से? मतलब y का फ्यूचर डिसाइड करता है x, और x अपने मन का है। उसका नाम भी देखो वेरिएबल, वो बदलता रहेगा, वेरी करता रहेगा, है ना? वेरी करता रहेगा। और कौन डिसाइड कर रहा है? ये आप खुद डिसाइड कर रहे हैं। तो जब भी अगर मैं बोलूंगा y इज अ फंक्शन ऑफ x, मैं एक टर्म यूज करूंगा y इज अ फंक्शन ऑफ x। y एक फंक्शन है x का, इसका मतलब वो x की वजह से ही उसकी वैल्यू बदलेगी। x पर टोटली डिपेंड करता है कि x ही डिसाइड करेगा कि y की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ये था भाई फंक्शन वेरिएबल की छोटी सी बात जो आपको बतानी बहुत जरूरी थी। अब मैंने बोला इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री में, वो तो एक अलजेब्रिक फंक्शन बनाया मैंने क्या बनाया? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अलजेब्रा ना। ये तो मैंने एक अलजेब्रिक फंक्शन बना दिया। अब मैं वापस से आता हूं, एक ट्रिग्नोमेट्री में यही सेम चीज कैसे काम करती है। तो वापस साइन ऑफ एनी एंगल, तो एंगल क्या हो गया तेरा? एंगल क्या हो गया? एंगल तेरा हो गया वेरिएबल, और साइन क्या हो गया तेरा? फंक्शन। तो मतलब साइन की जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? वो थीटा पे डिपेंड करेगी। तो थीटा बदलेगा तो साइन भी बदल जाएगा, मतलब साइन की वैल्यू बदल जाएगी। तो साइन क्या हो गया? फंक्शन, क्योंकि वो डिपेंड करता है थीटा पे। और थीटा क्या हो गया आपका? वेरिएबल। ठीक है, सिंपल है। तो यहां पर तेरे 3 मेन फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, और इनके ही अपोजिट को कहते हैं कोसेक, सेक और कॉट। तो मैं जब पढ़ाता हूं मैं हमेशा कहता हूं देयर आर ओनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 3 से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होते हैं, सिर्फ 3 ही होते हैं। ठीक, अब ये तीनों का रेसिप्रोकल देखोगे तो आपको कोसेक, सेक, कॉट मिल जाएगा। तो इसके लिए अलग से दिमाग में प्रेशर क्यों दे? हमें ऑलरेडी पता है कि ये कैसे होना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो ध्यान से देखते रहना इस चीज को। एक बार मैं स्ट्रिंग चेक कर लेता हूं। आई थिंक प्रश्न उत्तर जूनियर पे कुछ इश्यू हो गया जिसको लाइव नहीं हुआ। ओके, इसकी एक्चुअल में चलिए देख लेते हैं, अगर ये लाइव कंटिन्यू हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वी विल पोस्ट द वीडियो सेपरेटली। इट्स लाइव ऑन प्रश्न उत्तर, सो इसको ही हम पोस्ट कर देंगे। ओके, इट्स वर्किंग फाइन हियर।
हेलो देव, देव कह रहे हैं हाय सर, हेलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो ये हो गया आपका यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन कॉस टैन आपके मेन फंक्शन हो गए और थीटा आपका वेरिएबल हो गया। अब साइन की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है आपकी, ध्यान से देखिए। यहाँ से एक नया फॉर्मूला बनाएंगे, मैं आपको एक लाइन में पढ़ा देता हूँ फटाफट। तो यहाँ पर देखो भैया, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, इनका रेसिप्रोकल मतलब कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल है तो h अपॉन p, इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका p h अपॉन b। ठीक है, एंड लास्ट है आपका, इसको कहते हैं कोटैंजेंट कहते हैं या फिर कॉट थीटा। ठीक है, अगर आपको इनका ओरिजिनल नाम जानना है, इसको कहते हैं कोसेकेंट, कहते हैं सेकेंड, और इसको कहते हैं कोटैंजेंट। ठीक है, ये होता है असली नाम। हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, चलो अब ये बोल तो दिया, इसका मतलब क्या है भाई, और एक लास्ट में, ठीक है, इसको ऐसे याद करते हैं, PVP अपॉन HHB। ठीक है, अब देखो PVP अपॉन HHB सुनने में अजीब लग रहा है ना, बस इसको आप ऐसे याद कर लो, PVP अपॉन HHB। ठीक, सिंपल, और इसकी कोई राइम की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो पहला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पेयर होगा, ठीक है, जो आपका पहला पेयर होगा बॉस, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को। जो दूसरा पेयर होगा इसमें वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस थीटा को। और ये तीसरा है, ये किसको करता है, मैंने कहा था ना कि सिर्फ 3 याद करने हैं, बाकी के 3 ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने को पता है PVP अपॉन HHB का मतलब क्या है, P अपॉन H मतलब साइन थीटा, B अपॉन H का मतलब कॉस थीटा, और P अपॉन B का मतलब आपका टैन थीटा। सिंपल। अब ये P और H और B होता क्या है, देखो सीखो ध्यान से। जो थीटा के सामने वाली साइड होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ध्यान देना बेटा, जहां पर भी एंगल लोगे, जहां पर भी एंगल लोगे, चाहे तुमने थीटा ये लिया, चाहे तुमने ये वाला थीटा ले लिया, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान देना है कि जहां पर भी थीटा बनेगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वही होगी, क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक, तो अगर तुमने थीटा अपना यहां बना दिया ए पर, तो ए के सामने कौन सी है साइड, ये BC, BC विल बी एक्टिंग एज अ परपेंडिकुलर। तो रूल क्या याद करना है कि थीटा के सामने देखना है अपने को। ठीक, और ध्यान समझो, थीटा के साथ लगी हुई जो आपकी साइड होगी, जो आपकी बेस कहलाएगी। बेस का मतलब ये नहीं कि हमेशा एक्स एक्सिस होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा करके, वो बात अलग है, लेकिन अभी समझ के चलो, थीटा के साथ और जो आपका 2 साइडें हैं, 2 लाइन सेगमेंट है, एक तो उसमें हाइपोटेनस होगी। हाइपोटेनस का अगर ऐसे पढ़ना है तो हाइपोटेनस क्या होती है भाई, लार्जेस्ट साइड जो होती है RHS में, उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपकी लार्जेस्ट साइड से जो एंगल क्रिएट थीटा हो रहा है, जिस अदर साइड के साथ वो क्रिएट कर रहा है एंगल, उसी को कहते हैं बेस। ये तरीका होता है जानने का बेस। अब मैं ये जानबूझ के आपको यहां पर बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आपसे मैं पूछूंगा, बताओ मेरे इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। क्योंकि रट्टाफिकेशन में यही एक प्रॉब्लम है, रट्टाफिकेशन में आप हमेशा गलतियां करते हो। ठीक है, मैंने देखो पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तो जिस बच्चे ने ये रटा होगा वो सवाल जवाब नहीं दे पाएगा। जिस बच्चे ने ये रटा होगा कि y एक्सिस वाला हमेशा, ऐसे मैंने देखा है, बहुत बच्चे पढ़ा है, उसमें देखा है कि वो y एक्सिस को मान लेते हैं हमेशा परपेंडिकुलर और x को मान लेंगे हमेशा बेस। तो भाई यहां पर अगर तू दिखेगा तो थीटा के सामने तो तेरी ये आ रही साइड ना, तो ये तेरा जो बेस था ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। भाई साहब क्या बन गया, ये परपेंडिकुलर। रट्टाफिकेशन फेल हो गया, क्यों, क्योंकि सर ये तो बेस रट के आए थे हम, और बेस कहां चला गया, बेस हो गया तेरा, ठीक, बिकॉज इसका लॉजिक क्या है,
बेस हमेशा हाइपोटेनस जो एंगल बनाता है, हाइपोटेनस जो एंगल बना, जिस एंगल के लिए आप फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, उस एंगल की जो अदर वाली लाइन सेगमेंट होती है उसी को बेस कहते हैं। मतलब हाइपोटेनस तो हमेशा यही रहेगा, ठीक। इसके साथ अदर लाइन सेगमेंट कौन सी है, ये वाली AB, तो AB विल बी बेस, जो बची वो परपेंडिकुलर, ठीक। ये अगर सीख गए तो हमेशा ये फॉर्मूले सही करोगे। तो देखो ध्यान से, मैं अपने वाले पे जाता हूं, वापस वाले पे। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड थीटा के, देखो लिखा भी है अपोजिट साइड टू द एंगल, क्या आ गया, थीटा के सामने AB, AB इज नथिंग बट योर परपेंडिकुलर, और AC क्या है, हाइपोटेनस। सिमिलरली cos थीटा के लिए BC क्या है, व्हाट इज BC, बेस, तो ये हो गया तेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा क्या है तेरा, बता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी क्या है, सिर्फ रेसिप्रोकल है। ये क्या हो जाएगा, H अपॉन P, ये क्या हो जाएगा, H अपॉन B, ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन, डन। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये हो जाएगा तेरा BC, ये गलत लिख गया, वो आ गया हो गलती से, ये BC लिखा हुआ है, ठीक है। जो मैंने बताया बस वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, बहुत सही, बढ़िया चल रहे हैं आप। चलिए ये हो गया तुम्हारा टी रेशियोज। अब CBSE कहता है कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 45 डिग्री का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, ठीक, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का डेरिवेशन आपको आना चाहिए। कैलकुलम में ये कहता है, और कहता है कि 0 डिग्री और 9 डिग्री का सिर्फ आपको कांसेप्ट पता होना चाहिए, उसमें और कुछ नहीं पूछेंगे। तो हम उसी कैलकुलम के हिसाब से आपके डेरिवेशन लेके आए, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, स्ट्रेट अवे फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपको लिखना है, उसी तरीके से एग्जाम में लिख के आना है इफ यू वांट टू स्कोर गुड। तो यहां देखिए एक ट्रायंगल ले लिया हमने ABC, ठीक, और हमने यहां पर देखो लिखा हुआ है राइट एंगल्ड एट B। तो यहां पर जो ट्रायंगल है बचवा, जो यहां पर ट्रायंगल लिया हमने, अब ये तो जरूर है कि हम अपना ट्रायंगल तो बना ही सकते हैं, ठीक है। ये लो भाई, ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ये हो गया तुम्हारा A, ये हो गया तुम्हारा B, ये हो गया तुम्हारा C, ठीक है। कहा कि राइट एंगल एट B, तो B पे हमने 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। तो यहां पर हमने V पर 90 बना दिया। अब ध्यान देना, अगर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है बच्चे, ठीक है, अगर एंगल सम प्रॉपर्टी पता है और यहां पर एक एंगल आपका 45 डिग्री पहले से क्वेश्चन में गिवन है, ये हो गया तेरा 90, ये हो गया तेरा 45, तो बचा कितना, 45, क्योंकि सर तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर ए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 एंड टू एंगल्स आर 90 प्लस 45, देन द रिमेनिंग एंगल विल बी 45, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहां पर अगर ऐसा है तो आपको एक और, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग चैप्टर का स्टार्ट हुआ तो क्या बोला था कि ये चैप्टर बना है दो चीजों से, ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री। तो जरा मुझे बताइए, अगर ऐसा कोई एक ट्रायंगल हो जिसके दो अपोजिट एंगल इक्वल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, बताओ भाई। अरे ये क्या हो गया, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे साइड्स, बस इसी बात को ध्यान रखना। तो ये कौन सा वाला ट्रायंगल बन गया, बताओ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका जो वर्टेक्स है आपका वो क्या है, एक वर्टेक्स 90 डिग्री पे है और बाकी के दोनों 45 पे। इसका मतलब हो गया AB इज इक्वल टू BC, यहां लिख दो, बाई, बोल रहा है ना वाई, क्यों बोल रहा है तो बता दो दोस्तों, बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और प्रॉपर्टी भी लिख दो, प्रॉपर्टी भी लिख दो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगर हमने मान लिया लेट AB इज इक्वल टू A एंड BC इज इक्वल टू आल्सो इट विल बी इक्वल टू A, ठीक है बॉस। तब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ठीक है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, देख ले एक बार जरा नींद देख लेते हैं वापस से, ताकि मैं जब वहां सॉल्व करूं तो मुझे पीछे मुड़ के ना आना पड़े। ABC ऐसे बना हुआ है, ठीक है बॉस।
दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी। ठीक है, चलो चलो देखो भाई, तो यहां पर देखो ध्यान से बेटा, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू हमने मान ली ए, ये मैंने लेट किया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बात की, यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहां लिख देता हूं बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, कैसे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, ये हो गया तुम्हारा, देखो। ठीक है, तो यहां से AC क्या मिल गया तुमको, a√2, यहां से AC क्या मिल गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा a√2, दिस इज योर a, दिस इज योर a। ठीक है, अब यहां से हमें क्या निकालना था, 45 के लिए निकालना था टी रेशियोज। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ध्यान से भाई, यहां क्या हो जाएगा, और साइन 45 डिग्री, अभी तो पढ़ा था पीबीपी अपॉन एचएचबी, पीबीपी अपॉन एचएचबी का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सर परपेंडिकुलर हो गया आपका यहाँ पर बीसी, अगर आपने ये 45 ले लिया, इसके सामने की साइड देखी, और यहाँ पर हाइपोटेनस हो गया a√2, जिसका पहले नाम कर देते हैं, AC लिख देता हूं मैं, ये हो गया तुम्हारा AC। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा a अपॉन, अरे ये तो 1/√2 आ गया, और अभी आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यही इसकी वैल्यू होती है। इसी प्रकार से cos 45 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू a अपॉन a√2 which is equal to 1/√2। इसका मतलब है sin 45 and cos 45 आर इक्वल, एंड लास्ट है आपका tan 45 डिग्री। ठीक है बॉस, tan 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब a अपॉन a दैट इज इक्वल टू 1। ये देखिए इस तरीके से ये होता है। आप इसका रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा कोसेकेंड, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक 45 लिख देता हूं मैं, कोसेक 45 कितना हो जाएगा बेटा बता, 1 sin 45 which is equal to √2, which is equal to √2। ठीक है, चलिए सबको क्लियरली दिख रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से sec 45 will be equal to √2, and लास्ट में cot 45 equal to 1 tan 45 which is equal to 1/1 is equal to, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये आपका प्रूफ है। ठीक है, ठीक है सक्षम, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम आप प्रूव करेंगे, टी रेशियोज ऑफ 30 एंड 60। अब आपको करना है T ratios of 30 degree and 60 degree trigonometric ratios। ठीक, हम लोग ने क्या कर लिया, फिर से ले लिया, यहां पर हम लोग ने फिर से ले लिया आपका एक आइसोसेलेस ना, माफ करना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या ले लिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है तीनों साइड क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की इक्वल होती हैं। दूसरी बात क्या होती है, जो एंगल सबटेंड करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो कितना करता है, 60 डिग्री करता है ऑन ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। ठीक है, तो यहां पर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल कितने हो जाएंगे, 60, 60 एंड 60। ठीक है बॉस, अब इसके बाद कहा कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। तो अगर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेगा तो एक चीज तो क्लियर है कि वो इक्वल पार्ट में एंगल कट करेगा, साथ साथ में जो एंगल सबटेंड करेगा अपने अपोजिट साइड पे वो कितना करेगा, 90 डिग्री करेगा। तो ए से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो यहां पर बन गया कितना, एक 30 डिग्री का एंगल,
और साथ साथ में ए के सामने साइड पर एक 90 डिग्री का ट्रायंगल। यहां से हमें दो ट्रायंगल मिल जाते हैं, एक ट्रायंगल आपका ये वाला हिस्सा और एक आपका ये वाला ट्रायंगल मिल गया। दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। आपको क्लियरली पता है कि एक एंगल 90 है, एक एंगल 30 और एक एंगल 60 है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। आई थिंक हम लोग पहुंच रहे हैं कहां पर, जहां हमें चाहिए था, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस चाहिए था, वो हमें मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी लेंथ मान लेते हैं a, ठीक है, बाकी की भी लेंथ क्या होगी, a ही होगी, राइट। चलो ध्यान से देखो, AD विल बी योर कॉमन। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट करूं तो क्या हो जाएगा, ये कौन सी वाली क्राइटेरिया लगेगी, RHS, राइट हाइपोटेनस साइड से ये प्रूफ हो जाएगा। एक एंगल 90 है, एक आपके हाइपोटेनस दोनों की इक्वल है। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस AB हो गई और AC हो गई, और एक साइड कॉमन है, देखो परपेंडिकुलर, AD इज कॉमन इन द बोथ द ट्रायंगल्स। तो ये राइट हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल, यहां लिख देता हूं, ये ऑलरेडी लिख दिया y का, है ना। इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, दे हैव इक्वल शेप एंड साइज, सेम शेप एंड साइज, ठीक है। शेप साइज इक्वल है, इसका मतलब BD is equal to DC, which means this is equal to A by 2, तभी ना इक्वल होंगे, ठीक है। और आपका AD का पैरामीटर आपके पास नहीं है, तो AD is equal to AD अभी आपने ऐसा ले रखा है, तो BD is equal to DC हो गया, ये समझ में आ गया। तो यहां से क्लियर हो गया, एंगल BAD is equal to एंगल CAD, डन। मतलब ये एंगल भी ऑलरेडी, वैसे ये तो पहले से डिफाइंड था, CPCT में दोबारा लिख दिया, बिकॉज ये क्या है आपका, आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है, बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज कवर हो गई। ठीक है, आपकी ये क्या हो गई, ये आपका कवर हो गया, ठीक है। चलिए, तो गर्मी आ गई है बच्चों, है ना। तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC विच आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड। मैंने अपने लिए A by 2 लिया है, इसमें A ले लिया है, इसका मतलब इसने टोटल लेंथ कितनी ली होगी, 2A ली होगी, तो यहाँ पर 2A ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अब अगर हम डेरिवेशन एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो उसको चेंज नहीं करते, ठीक है। ये मैं कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने कर दिया करेक्शन, ठीक। अब वापस से आई थिंक हम लोग इसको करने की जरूरत नहीं, हम लोग खुद से भी कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, ठीक है, ये तेरा B हो गया, ये D हो गया, ये C हो गया, और ये तेरा A हो गया। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये तेरा 90 है। ये उसने ले लिया A और ये ले लिया आपका 2A। तो पाइथागोरस लगाओगे तो इजीली निकल जाएगा आपका AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका AB स्क्वायर, ठीक है। अब तेरे को चाहिए था AD, तो इसको इधर भेज दिया, तो ये जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक बेटा। ये हो जाएगा AB कितना है तेरा, 2A का होल स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, AD इज इक्वल टू इसका रूट हो जाएगा, कितना आ गया ये, रूट 3A स्क्वायर, मतलब A रूट 3। सिंपल, काम डन हो गया। AD तेरा हो गया A रूट 3, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं BD हो गया A और AB हो गया 2A, खत्म। तो तेरे को अगर साइन 60 निकालना है तो 60 के सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और लगी हुई साइड क्या होगी, बेस। तो साइन 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर बेटा कितना आ गया, परपेंडिकुलर इज योर AD और हाइपोटेनस क्या है, AB। ये हो जाएगा A रूट 3 अपॉन 2A, कितना आ गया, रूट 3 बाई 2। देखो काम बन गया, ठीक है, रूट 3 बाई 2। इसी तरीके से हम लोग cos 60 निकाल सकते हैं, which is equal to base upon hypotenuse. What is your base? तो हाइपोटेनस का अदर लाइन सेगमेंट कौन सी इन्वॉल्व है, BD। तो BD अपॉन AB हो गया, which is equal to, बताओ भाई, A अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, 2A, which is equal to 1 अपॉन A, कट जाएगा, ये भी सही है, ठीक। अब पहले इनके हम रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, तो या तो आप पहले tan निकालो, तो tan 60 क्या आ जाएगा बेटा, बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, देखो AD और बेस क्या है, BD। ये हो जाएगा तुम्हारा A रूट 3 अपॉन A, कितना आ गया, ये आ गया बेटा रूट 3, ठीक है।
रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 60 कोसेक 60, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन 60 कितना हो गया, 2/√3, ठीक है। अब इसी प्रकार से जब आप सेक 60 निकालोगे किसका हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस 60 विच इज इक्वल टू 1/2, 1/2 का ऊपर आएगा क्या जाएगा 2। ये इसके आंसर्स हो गए, ठीक है। अब आपका हम कॉट निकाल लेते हैं, कॉट भी यही निकाल देता हूं, आराम से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। कॉट ऑफ 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 60 क्या जाएगा, 1 अपॉन √3, क्योंकि tan 60 क्या होता है, √3 होता है। 1 अपॉन में करेंगे 1 अपॉन √3 आ जाएगा। बहुत सिंपल था ये, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं किसका, आपका 30 का भी निकाल सकते हैं। 30 का निकालना है सेम, मैंने अभी जो सिखाया था 30 का निकालोगे तो BD बन जाएगा तेरा परपेंडिकुलर, देख इसके सामने क्या है BD और इसके साथ लगा हुआ कौन सा है AD, AD बन जाएगा बेस। बस यही चेंज होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ एक बार वापस से लिखता हूँ 1 अपॉन √3, आई थिंक ये दिख नहीं रहा है, मिल जाएगा 1। देखो मैंने आपको से यहाँ पे 1 अपॉन √3 लिख दिया आपको दिखाने के लिए। चलो फटाफट 30 वाला कर लेते हैं। साइन 30 क्या हो जाएगा, अब तेरा बेस क्या परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया BD और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा तेरा AB। BD कितना है तेरा A और ये कितना है 2A, ये कितना आ गया 1/2। यहाँ पर अगर हम cos 30 निकालते हैं तो cos 30 में क्या हो जाएगा तेरा बेस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखियो, ये हाइपोटेनस है, इसके साथ लगा हुआ साइड कौन सा है AD, AD विल बी योर बेस। ये जगह तेरा AD अपॉन AB क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कितना आ गया तेरा AD कितना था A√3, ठीक है। और तेरा हाइपोटेनस कितना था, ये 2A था, देखिए कट गया, आ गया √3/2, ठीक है। यहाँ पर अगर tan 30 निकालने तो tan 30 का एक और फॉर्मूला सीख लेते चले। यहाँ पर ये हो जाएगा sin 30 अपॉन cos 30 के बराबर। तो ये कितना आ गया बच्चा, ये आ गया 1/2 अपॉन √3/2। ये मैंने एक नया फॉर्मूला आपको बता दिया इसी के साथ साथ ताकि आपको आ जाए। ये 2 कट जाएगा, √3 ऊपर आ जाएगा, 1 अपॉन √3 इज द आंसर, ठीक है। अब ध्यान से सीखो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज फटाफट। इनका रेसिप्रोकल हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं क्योंकि अब आपको पता है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। ठीक, अब ध्यान से देखो जरा इनकी वैल्यूज देखो। जो sin 60 है, जो sin 60 है क्या वही cos 30 है? यस है ऐसा। देखो इस टेबल को याद करना इतना आसान है, मैं एक ही जगह सब सिखा देता हूं। ये वही डेरिवेशन आगे बढ़ रहा है, मैंने ऑलरेडी कर दिया तो उसको इतना करने की जरूरत नहीं। अब सीखो पहले, चलो देखो साइन की वैल्यू कहां से, 0 डिग्री पर 0, 90 पर 1, ठीक है। ये मैं अभी बताऊंगा 0 90 वाला चक्कर क्या है। अभी जो पढ़ा है पहले वो सीख लो। ये 1/2, अब देखिए 1/2 कहां जाएगा, ये 1/2 चला जाएगा यहां किसके पास, cos 60 के पास। ये √3/2 कहां जाएगा, sin 60 के पास। मतलब क्लियर है, जो sin 30 होगा वही cos 60 होगा और जो cos 60 होगा, जो cos 30 होगा वही sin 60 होगा। सिंपल लॉजिक है। और 45 तो याद ही नहीं करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी ना कि इतना बड़ा टेबल याद कैसे करेंगे। मैं बता रहा हूं बेटा, सिर्फ 2 याद करने हैं, 2 भी नहीं याद करने हैं, सिर्फ 1 याद करने हैं और बाकी आपको सिर्फ रेसिप्रोकल सीखना है। और उसके बाद तुझे ऑटोमेटिकली ये tan थीटा और tan थीटा याद हो गया। आई थिंक इसमें तो अभी करके मैंने दिखाया, सारा आपको रेसिप्रोकल करना है, सिर्फ आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये ट्रिक समझ में आ गई कि जो भी वैल्यूज हैं सिर्फ उसको उल्टा लिख दो,
जो भी वैल्यूज है क्या करो, उनको उल्टा लिख दो। मतलब अगर मेरे को साइन का टेबल याद है, उसी को घुमा के उल्टा लिख देंगे तो कॉस का टेबल बन जाएगा। और अगर मुझे साइन और कॉस का टेबल मिल गया तो मेरे को टैन का, अभी सबने एक नया फॉर्मूला लिखा है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब अगर मुझे टैन 30 निकालना है तो मेरे को साइन 30 अगर कुछ पता है और मेरे को कॉस 30 पता है तो मैं आसानी से वैल्यू पुट करके निकाल लूंगा। क्लियर है? तो तेरी साइन 30 कितनी है 1/2 और cos 30 कितनी होगी, अभी सिखाया, जो sin 30 होगा वही cos 60 होगा और जो sin 60 होगा वही cos 30। तो sin 60 कितना था √3/2। मेरे को सिर्फ एक ही याद करना है, ये ऊपर आ जाएगा आंसर 1/√3। अरे सेम वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू आ गई। इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो सिरदर्द होता है बच्चों एग्जाम के लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे टेबल याद नहीं होता सर हमको। तो सिंपल तरीका है, जस्ट लर्न साइन। और एक चीज ट्रिक समझ लो, एग्जाम में 2 मिनट वेस्ट होगा लेकिन टेबल खुद से रफ पे बना लो। सबसे पहले क्या लिखो, साइन का पूरा टेबल लिख लो। फिर मैंने जो बताया, क्या बताया कि साइन के टेबल को ही टेबल पहले बना लेना, 0 डिग्री 30 45 60 90। उसके बाद उस टेबल की फिलिंग क्या करना, जो साइन की वैल्यूज थी उसको पलट देना। क्या करना, पलट देना। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, 1 आगे आ जाएगा, √3/2 यहां आ जाएगा, 1/√2 सेम जगह पहुंचेगा, 1/2 देखो यहां पहुंच जाएगा और 0। सीखे कुछ, आसान हो गया। और जैसे ही तुम्हें 2 मिल गया, तुम tan कोसेक सेक कॉट खुद से निकाल लो। इस तरीके से याद किया जाता है। डरने से कभी भी आपको स्कोर नहीं मिलेगा, आपको स्मार्टली समझना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब आ जाते हैं ये जीरो का चक्कर क्या है भाई, ये क्या क्वेश्चन है भाई, बेकार है क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन आपको आता है, अब आप कर लो। अब ये क्वेश्चन तो कर ही लोगे यार। अगर sin थीटा इज इक्वल टू दिया 7/25, मतलब क्या तेरे को बता दिया वो उसने, sin थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब देख यहां पे ध्यान से, ये दिया हुआ है 7/25। एक बेसिक कंसेप्ट होता है, एक बेसिक कंसेप्ट होता है भाई साहब, एक बेसिक कंसेप्ट होता है रेशियो का। क्या होता है, रेशियो का एक बेसिक कंसेप्ट होता है। क्या होता है बेसिक, अगर 1/2 लिखा है इसको 4/8 भी लिख सकते हैं भाई साहब। तो कभी आप ये नहीं जान सकते कि एक्चुअल वैल्यू क्या थी पी की। उसके लिए इसका मतलब है, अगर ये 4/8 आपका 1/2 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर कट जाता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वापस से एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, इसको पहले ओरिजिनल वैल्यूज में कन्वर्ट करूंगा। मैं मान लूंगा कि x क्या था, कॉमन फैक्टर था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, जो कि कट गया, और उसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लिखूंगा। तो मेरे को दिखने लगेगा परपेंडिकुलर जो होगा, जब थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, वो 7x है, और जो आपका हाइपोटेनस है वो 25x है। ठीक है, अब मैं आराम से बेस निकाल लूंगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हो जाएगा तेरा 25x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 7x का होल स्क्वायर। ठीक है, 7x का होल स्क्वायर प्लस, यहां पर मेरे को BC नहीं पता है तो मैं यहां BC का होल स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, तो 7x का होल स्क्वायर मैं इधर भेज दूंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यही सेम चीज ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा तेरा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर करोगे 625 आएगा, और x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर माइनस 49। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका, इसको BC इज इक्वल टू आ जाएगा 24x। ये देखो तुम्हें मिल गया यहाँ पर, इजीली आपने थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे यार। 24x हो गया। ठीक है, 24x हो गया जैसे ही, तो तुझे क्या हो गया, आप सारी वैल्यूज पता है कॉमन फैक्टर के साथ। और फिर क्या करोगे, फिर यहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शन करना है। ठीक है, क्या करना है, फ्रैक्शन करना है। बेटा पानी पी लें थोड़ा। चलिए, पहले क्लासेस चल रही है, थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, माफ करिएगा उसके लिए। ठीक है, चलिए, सेक थीटा।
sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया उसने कि sec थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा निकालना है। ठीक है भाई साहब, जो चीजें समझ में आ गई उसके हिसाब से करेंगे। तो sec थीटा माने 1 अपॉन cos थीटा माने बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो भाई साहब यहाँ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना था भाई साहब, ये था 25x और ये बेस कितना था, ये था 24x। ये ले भाई आ गया तेरा 25/24। क्या भाई, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या निकालोगे, tan थीटा निकालोगे। तो tan थीटा कैसे आ जाएगा, देखते जाना ध्यान से। tan थीटा तो बड़ा आसान है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना तेरा 7x और ये कितना है, बेस कितना है 24x। क्या आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, sec थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा। ये हो गया तेरा 25/24 इंटू 1 प्लस 7/24। जब इसको आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर। क्या मिलेगा आपको, 775 अपॉन 576। मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है यार, मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे। मैं यहाँ पर बेसिक इसको एलसीएम तो ले लेता हूँ। 25/24 और यहाँ क्या जाएगा 24 प्लस 7/, ठीक है। अब आज जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा, क्या जाएगा 576। 24 का इसका हो जाएगा 576। ठीक, क्लियर है, ऐसे किया जाता है। चलो तो ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से आपने यूज कर लिया, आपका कंटेंट रेडी हो गया। अब जरा जीरो और एक बार 90 वाला कंसेप्ट में समझा देता हूं कि 0 और 90 वाला कंसेप्ट होता क्या है। जरूरत नहीं है, इस समय आपका बोर्ड का पेपर है, एक बार हल्का सा आपको समझाऊंगा और फिर आप समझ जाओगे। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो उसको याद कर लेना, क्योंकि बोला गया है बोर्ड्स में कि उसको सिर्फ समझना है, ज्यादा उसमें प्रेशर नहीं देना है। चलो देखो फटाफट, क्लास आपकी थोड़ी सी आज लंबी होगी, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। अब ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, इतना होता है हाइपोटेनस। देख sin थीटा कब 0 होगा, sin 0 0 कब होगा, ये 0 कब हो सकता है बता। ये 0 तभी होगा जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब कह रहे हैं ए क्या हो जाए, बी पे ओवरलैप कर जाए। ए क्या करे, ए वाली जो साइड लाइन सेगमेंट है वो ओवरलैप कर जाए, तो मतलब कुछ ऐसा हो जाए, है ना। देखो जो एंगल है वो कितना हो गया, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, जिससे कि यहां पर जो आपकी AB लेंथ है वो क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। बी पर एंगल आपका 90 बन रहा है अभी भी, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा sin 0 क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 90 sin 90 आपका 1 कैसे होता है, इसका फॉर्मूला देखो क्या है, परपेंडिकुलर, माफ करना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ठीक है भाई साहब। अब अगर 90 की बात कर रहे हैं, थीटा क्या हो जाए 90 के बराबर, मतलब ये इधर की तरफ जाने लगी लाइन सेगमेंट, एक ऐसे होगी, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक। मतलब परपेंडिकुलर जो आपकी हाइपोटेनस है, जो परपेंडिकुलर है वो एक जैसी हो गई ना, दोनों ओवरलैप करेंगी तभी तो ऐसा होगा। जैसे बुर्ज खलीफा देखा है, बुर्ज खलीफा को के पीक को तुम उसके नीचे खड़े होके, बेस के पास खड़े होके देखो, तो अगर कोई तुम्हें पीक से देख रहा है तो उसका एंगल कितना बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। उसको ऐसा लगेगा तुम दोनों पॉइंट है जहां तुम खड़े हो, जो बुर्ज खलीफा का बेस है वो एक ही जगह पर है, तो जो आपका हाइपोटेनस है वो तुम हो, और एक परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाइपोटेनस हो जाएगा तो ये P अपॉन P नहीं हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के बराबर जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं sin 90 क्या है तेरा, sin 90 1 होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से cos 0 समझ लो, cos 0 कैसे हो गया, cos 0 1 कैसे हो गया। अच्छा बेटा ये बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस फॉर्मूला होता है, जो तुम्हारी हाइपोटेनस है ये देखो, ये जब बंद करोगे, ये देखो जो आपके हाइपोटेनस और बेस दोनों एक ही बराबर हो गए कि नहीं हो गए, तो b अपॉन b क्या है, 1 ही तो आएगा। इसी तरीके से cos 90 0 क्यों होता है, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस तो खत्म हो गया ना जब आप बहुत ऊंचाई पे चले गए, ठीक है, रुक जाओ, जब आप बहुत, ये पॉइंट है, ठीक, ये तेरा था, अब ये हाइपोटेनस हो गया, ये तेरा न्यू हाइपोटेनस है, और तेरा जो परपेंडिकुलर है वो भी यही हो गया,
ये हो गया तेरा परपेंडिकुलर, देखो ठीक है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, ये आपका 90 के पास पहुंच रहा है, ये तुम्हारा बेस है, ये हो गया एबीसी ट्रायंगल। ठीक, जो बीसी है वो बीसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो गया, तो cos 90 इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, बताओ 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0। बेस इज गेटिंग नेग्लिजिबल ना, आपकी बुर्ज खलीफा से दूरी है बहुत कम है, और आपकी जो यहाँ पर अगर पीक की बात करें बहुत दूर है, तो ऐसा लगेगा कि आपको अगर एक रस्सी से फेंक दिया जाए, आप पकड़ खड़े हो। कभी देखा है बहुत लंबे जो वायर होते हैं या बहुत लंबी रस्सी होती है तो जमीन पर एकदम टच करने लगती है, या एक ऐसे स्लाइड हो जाती है, ऐसे लगता है। रीजन क्या है, लेंथ बहुत ज्यादा होने की वजह से वो दोनों ओवरलैप करने लगते हैं, एंगल बहुत कम हो जाता है। ठीक, यही कंसेप्ट है, इसमें इतना ही आपको समझना है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। चलो, एक यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर एबी इक्वल टू 6 मीटर है, बीसी इक्वल टू √2 मीटर है, और कह रहे हैं कि एंगल ए का मेजर बताओ और सी का मेजर बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, कह रहे हैं ये एंगल का बताओ कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे को क्या दिया होगा, थीटा की बात करें तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा बेटा, बता, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करिए इसको। तो 6 मीटर दिया है, √2 मीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या कर लो भाई, इसको परपेंडिकुलर अपॉन, चलो tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं, परपेंडिकुलर बेस दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, ठीक, तो करो इसको सॉल्व करो, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, √2 से ऊपर और √2 से नीचे, क्या आ जाएगा, 6√2 अपॉन 2 3, ठीक है, 3√2। कुछ गड़बड़ है कुछ गड़बड़ है बॉस। बेटा वैल्यू गलत लिखी हुई है, वैल्यू गलत लिखी हुई है क्वेश्चन में। ये देखो, ये 12 मीटर है, ये क्या है, ये √12 मीटर है, तभी तो सॉल्व ही नहीं होगा, कभी नहीं सॉल्व होगा। 12 होते ही सॉल्व हो जाएगा, 12 होते ही सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, देखो ना, इसमें 12 होते ही क्या हो जाएगा, 12 को लिख सकते हो 3 × 4 रूट के अंदर। देखो पहले मैं यही सिखा देता हूं, ये √3 रह जाएगा और बाहर क्या जाएगा 2। ठीक है, क्लियर है। अब कर लो तुम इसको सॉल्व, तो इसको तुम 2√3 लिख सकते हो। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा तुम्हारा 3/√3 आ जाएगा, इसको रेशनलाइज कर लो, क्या आ जाएगा बेटा, देखो 3√3/3, ये कट गया, बचा क्या, यही मैं कर रहा था। तो यही सेम चीज यहां पर है, देखो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 6 बटे यहां आ जाएगा 2√3, 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 3/√3। ठीक है, अब क्या करें, रेशनलाइज कर लेते हैं, 3/√3 इंटू √3/√3, क्या आ जाएगा बेटा 3√3/3, ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या √3। और tan के कौन से एंगल पे √3 होता है, tan 60, तो यहां से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 60, थीटा कितना आ गया 60। इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, अभी क्या किया है इट डजंट मैटर, इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, दिमाग लगाना है। एंगल सब प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये सर 60 है और ये आपका 90 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा यार 30 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 30 180, तो यहाँ पर बचा कितना 30। चाहे आप इसको ऐसे कर लो 180 माइनस 90 प्लस 60, तब भी आंसर आपको डन, इस तरीके से कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजलि, अंजलि कह रही है हेलो सर। चलिए देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती हैं आपकी। सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका प्रूफ आपको मैं पढ़ाऊंगा, जिसका मैं प्रूफ आपको करके भी दिखाऊंगा, ये आपके कैलकुलम में बोला गया, sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये a क्या है, a कुछ नहीं यार थीटा है, एंगल। ठीक है, एंगल को a लिख दिया, इट डजंट मैटर। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, दूसरी आइडेंटिटी क्या है, इसी को रीअरेंज कर लिया, sin स्क्वायर a, अब इसको क्या करते हैं, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, ये बन गया नया फॉर्मूला।
फिर हमने साइन को भेज दिया तो बचेगा ये फॉर्मूला, मतलब एक ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। दूसरी आइडेंटिटी थी cot स्क्वायर a + 1 = cosec स्क्वायर a, मतलब लिखा हुआ है cot स्क्वायर थीटा + 1 = cosec स्क्वायर थीटा। फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा = होता है sec स्क्वायर थीटा। अब ये बाकी की दो आइडेंटिटीज इसी को सिर्फ रीअरेंज किया गया है अलग अलग फॉर्मूले बनाने के लिए, इसमें कुछ भी ऐसा लॉजिकल नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। अब हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन, हम लोग प्रूव करेंगे sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1 कैसे होता है। तो सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ठीक है बॉस, ठीक। अब यहां पर अगर ये एंगल थीटा है तो वो हाइपोटेनस हो गया तेरा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये तेरा बेस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, पहले लिखोगे क्या क्या लिखोगे इसमें, पहले लिखोगे लेट अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ठीक। उसके बाद उसमें डिफाइन करोगे कि AB क्या है, AC क्या है और BC क्या है, इस तरीके से डिफाइन करोगे। उसके बाद प्रूफ लिखोगे, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। लेकिन मैं डायरेक्टली कर रहा हूं आपके लिए। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा बताओ फटाफट, AC स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है बॉस। अब क्या करते हैं, अगर हम कह रहे हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC से डिवाइड कर दिया, ठीक है बॉस, AC स्क्वायर से डिवाइड करो, तो AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया क्या बन जाएगा, ठीक है बॉस, ये कट जाएगा। तो अब इसको मैं इस तरीके से, इसको इधर लिख रहा हूं, इसको इधर लिखूंगा। देन AB अपॉन AC क्या होगा, मैं लिख सकता हूं AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर = 1, ठीक है बॉस। अब ध्यान से देखना, AB अपॉन AC क्या है, व्हाट इज AB एंड व्हाट इज AC, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बेटा, cos ऑफ थीटा। फिर BC अपॉन AC, BC क्या है परपेंडिकुलर और AC क्या है हाइपोटेनस, ये क्या होता है साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर = आई थिंक हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, प्रूफ कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, यही आपकी रिक्वायर्ड आइडेंटिटी है। इतना ही प्रूफ करके आओगे और नंबर आपको फ्री फंड के मिल जाएंगे अगर क्वेश्चन में पूछ दिया तो, ठीक। चलो नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, मतलब हम लोग आ गए हैं कौन से चैप्टर में, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हम लोग कौन से चैप्टर में आ गए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आपका चैप्टर नंबर कौन सा है, ये 9, चैप्टर नंबर 9 में आप इंटर कर गए हो, ठीक है। हेलो रमेश, रमेश कह रहे हैं हेलो सर, हेलो, ठीक है। चलो लाइन ऑफ साइट क्या होता है पहले ये समझ लो, इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्टिव व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। तो पहले ये समझ लो ये सब है क्या, चक्कर क्या है। देखो भाई साहब, ये हो गई तुम्हारी एक बिल्डिंग, ठीक है, ये हो गई तुम्हारे सपनों की बिल्डिंग जिसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट h, ठीक। तुम यहां से चले आ रहे हो, है ना, तुम यहां से चले आ रहे हो, पहले तुमको तो बना दे, तुम्हारा नैना बना देते, थोड़ी सी तुम्हारी हाइट कम है, कोई बात नहीं, तुम इधर चले आ रहे हो, ठीक है, बटन है, 2 बटन है, ठीक है। अब तुम यहां से जो देख रहे हो, जो तुम्हारे नैना बना रहे हैं यहां से एंगल, इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। किससे एंगल बनाएंगे, एक्स एक्सिस से। तो यहां पर यू हैव टू सी हियर कि ये पॉइंट सी क्या माना गया है कि आपकी ये आंखें हैं बॉस, ठीक है। अब ये जो आंखें हैं यहां से ऐसे देख रही है कि उनका जो एक्स एक्सिस साथ एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई साहब, थीटा बन रहा है। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। और कलाकारी दिखाएं, देखो भैया कलाकारी, यहां बना दे तुम्हारी आंखें, मिटा दें तुमको, मिटा दिया लो भैया, तुम्हारे नैना बनाएंगे, है ना।
ये परफेक्ट है। ठीक है बॉस, यहां से तुम ऑब्जर्व कर रहे हो बिल्डिंग की हाइट को, बिल्डिंग के पीक को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जो एंगल बन रहा है ड्यूरिंग दैट ऑब्जर्वेशन वही होता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एंगल। देखो पहले तो लाइन हो गई जो आपका एंगल बना रही है। अब बात कर लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अब ये थीटा मैंने बोला, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेट P बी द पोजीशन ऑफ द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, लेट Q बी द ऑब्जेक्ट अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन PR के अबव है। ठीक है, अब कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट Q विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर P इज द एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइट PQ। अब नेमिंग थोड़ी अलग हो गई तो सर रोना नहीं, कोई बात नहीं। आपने जो ये एंगल बनाया यही है आपका ये एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर जो हम बता रहे हैं अगर उसको ध्यान से ही सुन रहे हो तो आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, तो Q हो गया तेरा, ये ले भाई पूरा कर दिया हमने। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन तेरी हो गई PR, एंगल क्या बोला गया है, लाइन ऑफ साइट क्या है PQ। ले भाई PQ तेरी हो गई लाइन ऑफ साइट, ये हो गई तेरी PQ। ठीक है, और एंगल बन गया तेरा QPR। देख QPR, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने एक फिगर यहां पर बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर तुम बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए और तुमने बोला कि हम ऊपर से नीचे देखेंगे, हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, दोस्तनी आ रही है हमारी, हम जहां खड़े हैं ना, तो दोस्तनी को जब तुम देख रहे हो, जिस कोण से तुम्हारे आंखें में सितारे चमक रहे हैं उनको देखने के बाद, है ना, जो एक्साइटमेंट तुम्हारे अंदर है, ठीक, जो वैलेंटाइन डे के बाद से टूट गया है, तो वो एक्साइटमेंट से आप उसको देखते हो, तो जो एंगल बना रही है आपके आगे उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब डिप्रेशन में आ गए होंगे सर ने सच्चाई बता दी है ना। ये जो एंगल हो गया इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बॉस, यही पढ़ा होगा, लिखा होगा, देखो पढ़ लो। लेट P बी द पोजीशन ऑफ द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, लेट Q बी द ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन PX। ठीक है, दिस इज योर PX। ठीक, angle of depression of the object Q with respect to the observer P is the angle made by the line of sight PQ with the horizontal line PX, that is angle XPQ. The angle of depression, it can be seen that angle PQ is equal to, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लो भाई तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा पोजीशन, ये हो गई तेरी PX, ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट Q, ये हो गया तुम्हारा R। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर हमने चेंज कर दिया। अब बोल दिया जो एंगल तुम्हारा बन रहा है एंगल PQR, देखो ठीक, वो इक्वल होगा तुम्हारा XPQ के। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये एंगल इक्वल होने भी चाहिए थे यार, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था दो पैरेलल लाइन होती है, उसको कोई तीसरी लाइन से इंटरसेक्ट करती है, तो जो ट्रांसवर्स रेज जिसको कहते हैं वो एंगल जो बनाती है अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल इक्वल होते हैं उसके। टू पैरेलल लाइन के बीच में जब कोई थर्ड लाइन ट्रांसवर्स रे कितना एक्ट करती है ना, उसको कट करती है, तो वो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्रिएट करती है जो कि इक्वल होते हैं। ये बात ऑलरेडी पता थी, लेकिन फिर भी जो PX बनाया वो देखो QR के पैरेलल है यार। जो यहाँ एंगल बन रहा था लाइन ऑफ साइट के साथ, लाइन ऑफ साइट कॉमन है दोनों में, ये क्या है, दिस इज योर ट्रांसवर्स रे, दिस इज नथिंग बट, पता बेटा आपको ये चैप्टर बारे में कुछ नहीं पता है, बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया ना इन तीन टॉपिक का, क्वेश्चंस हो जाएंगे। पाइथागोरस लगना है पर आपको एंगल का रेशियो देखना है, बस इतना ही करना होता है, और कुछ नहीं करना होता है चैप्टर में, बस दिखने में डरावना है, कुछ है नहीं। तो यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ क्या आपका एलिवेशन दोनों इक्वल ही होता है, ये समझ गए तुम इतनी मोटी मोटी बातें। ठीक है, चलो अब जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आपका कंसेप्ट खत्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व PYQs। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई साहब अगर sin अल्फा इज इक्वल टू √3/2 है और cos बीटा कितना है 0, ठीक है, तो कह रहे हैं बीटा माइनस अल्फा कितना होगा यार, क्या करना है, सॉल्व करना है मुझे, क्या आप कर लेंगे बताइए, सॉल्व करना है कि आप कर लेंगे। अगर ध्यान से देखोगे अभी जस्ट पढ़ के आए हो sin 60 √3/2 एंड cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0। ठीक है भाई साहब, तो यहां से क्लियर हो गया कि अल्फा इज इक्वल टू 60
क्योंकि साइन 60 इज इक्वल टू होता है √3/2 और यहाँ हो जाएगा cos 90 इज इक्वल टू 0, तो बीटा इज इक्वल टू 90, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। यार खत्म करो, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, टेबल याद होगा तो कर लेंगे। ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट सी, तो पहले भैया एक ट्राइंगल बनाइए जहां पर सी आपका हो गया, ये सी पर आपका राइट एंगल है। कह रहे हैं वैल्यू बताइए a प्लस सेक a प्लस बी की, कह रहे हैं सेक a प्लस बी बताओ, तो मतलब क्या कह रहे हैं तुमसे, a प्लस बी मतलब ये वाला एंगल का सम करो, पहले निकालो फिर सम करो और फिर उसका सेक निकालो। तो कैसे निकालोगे बताओ, क्या करना चाहिए हम लोग को, एंगल सी पता है, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, और क्या जानकारी हमारे पास है, और कोई जानकारी नहीं है, बस इतनी ही जानकारी है। और हमें क्या आता है, एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री, ठीक है, इतनी जानकारी हमारे पास है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो बस काम खत्म हो गया सर। तो सेक 90 कह रहा है निकालने को, सेक 90 कितना होगा, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, किसका होता है, कॉस का, बस काम खत्म। ये क्या हो जाएगा 1 cos 90, अरे भैया cos 90 तो 0 होता है, 1/0, 0 से अगर किसी को डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड, या फिर उसको इंफिनिटी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर sin थीटा a/b है तो कह रहे हैं cos थीटा किसके बराबर होगा भाई साहब, कह रहे हैं sin थीटा इज इक्वल टू a/b, कह रहे हैं बता दो cos थीटा कितना होगा। क्या होता है भैया sin थीटा, sin थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट बच्चों, स्टार्ट हो रही है क्लास। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, देखो यहां पर दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, ठीक है, और कह रहे हैं कि आपको cos थीटा बताना है, ठीक है। एक मिनट का इंटरप्शन दीजिए, वापस से पैनल पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, a/b है, तो a/b का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा, जो आपका बेस होगा वो क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा भाई, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है बेटा, ध्यान देना यहाँ पर जो वैल्यूज दी हैं उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ले लेते हैं, क्या है, अंडर हाइपोटेनस कितना हो गया बी के बराबर, तो बी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना होगा ए स्क्वायर, ये हो गया तेरा, ठीक है, ये तेरा बेस हो गया। और तेरे को निकालना क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है इसमें, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए देखिए जरा, चलिए कंटिन्यू करते हैं वापस से। और टाइम लग रहा है,
काफी कुछ पढ़ लिया हम लोग ने अभी तक। चलो ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको करके दिखाया, ठीक है। थोड़ा सा फेलियर हो जाता है उसका इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसके बीच में कभी भी नहीं, क्लास नहीं रुकती। देखिए यार, जैसी कमिटमेंट है, क्लास नहीं रुकने देते हैं आपका, तुरंत हम स्मार्ट बोर्ड पे स्विच कर जाते हैं और उससे आगे कंटेंट चलती रहती है। लेकिन वापस एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन हुआ कैसे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस पे पढ़ने के बाद क्या होता है कि और कुछ अच्छा नहीं लगता है ना बच्चों को, तो इसीलिए वापस देखो। ये किससे कंपेयर करो, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इतना कितना हो गया, ए हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, बी हो गया। तेरे को बेस चाहिए, तो बेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का, हाइपोटेन्यूज कितना है बी, बी का स्क्वायर माइनस और क्या है तेरा ए का स्क्वायर, क्या जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तेरा बेस हो गया। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये जाएगा बेस कितना था, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बेस और हाइपोटेन्यूज कितना है, बी के बराबर है। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, sin अल्फा दिया है 1/2, sin अल्फा कितना दिया बॉस, 1/2, cos बीटा दिया है 1/2, कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। भैया सबसे पहले तो यही करो ना, sin अल्फा 1/2 कब होता है, cos बीटा 1/2 कब होता है। बस आपको अल्फा और बीटा जैसे ही मिलेगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, कौन बताएगा। अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हो आप पीछे, ठीक है, जस्ट अभी पढ़ के आ रहे हो, थोड़ा सा बुद्धि पे जोर डालोगे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए भाई, 30 और 60, क्या आएगा ये 30 60, कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा 90, और कह रहे हैं इसकी वैल्यू बतानी थी हमको, अल्फा प्लस बीटा। आई थिंक क्वेश्चन डन हो गया, ठीक। मैंने बोला था ना कि जो आपका sin 30 की वैल्यू होगी वही cos 60 की वैल्यू होगी। चल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 इज नॉट पॉसिबल। कह रहे हैं कि sin थीटा कभी भी 4/3 नहीं हो सकता। चलो सही बात है, देख लेते हैं। कह रहे हैं रीजन क्या, हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल। बात तो सही है, देखते ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ नीचे डिनोमिनेटर क्या है आपका, लेस देन है, लेस देन न्यूमरेटर। अरे इसका मतलब गलत हो गया ना, गलत हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कैसे भाई साहब, तेरा हाइपोटेन्यूज लार्जेस्ट साइड होती है, ये तेरा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया तेरा थीटा, ठीक, ये हो गया तेरा 90, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन है, मैं कहूंगा ध्यान से देखोगे, एक सेकंड में क्वेश्चन डन हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या था बॉस, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अरे चेंज हो गया मामला, तो देखो ये जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, मैं बोल दूं सीधे, चल कर देते हैं, 1/sec थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा भी तो हो जाएगा। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे भाई, क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/sec स्क्वायर थीटा। अरे यार ये तो हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू शिट। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, हाथ से पेन में छूट जाती है ना, जय महाकाल, जो उसमें चीजें हो जाती हैं। चलिए भाई ये हो गया तुम्हारा डन, आगे करते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो, इवेल्युएट करना है sin स्क्वायर 60 माइनस 2 tan 45 माइनस cos स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपको रीअरेंज करना है सबसे पहले। और अगर आपको डर लगता है, आपके लिए एक हिंट दे रहा हूं, कभी भी sin थीटा लिखा हुआ है, sin थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ, तो sin स्क्वायर थीटा को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमें sin थीटा तो समझ में आ ही जाता है तुरंत, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आपको पता भी नहीं चला। ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन आप भी कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से ध्यान से देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ वैल्यू भी अगर पुट करना जानते हो और वैल्यू अगर पुट कर दोगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो यहां पर इससे क्या हो जाएगा आपको देखो, साइन 60 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, tan 45 तो 1 ही होता है, माइनस cos 30 का होल स्क्वायर। अरे यार जो साइन 60 वही तो cos 30, कितना हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया आंसर। अब मैं कहता हूं एक और चीज सिखाता हूं, साइन 60 की वैल्यू भी cos 30 के बराबर, वैल्यू नहीं आ जाए एग्जाम में, लेकिन हमको ये तो पता दोनों बराबर होंगे। कट गया, tan 45 1 होता है, इतना तो रट ही सकते हैं, तो tan 45 अगर याद है तब भी तुमने आंसर कर लिया। देखो बिना इसकी नॉलेज के कर सकते हो, तो बस तुम्हें पता होना चाहिए कि sin 60 ही cos 30 है, और आपका सिमिलरली cos 60 ही sin 30 है, सिंपल। दो ही वैल्यू है, √3/2 1/2, तो sin 30 में 1/2 हो गया, तो cos आपका sin 30 1/2, तो cos 60 1/2, sin 60 √3/2, तो cos 30 √3/2। सबसे बेस्ट ट्रिक आपको बताई हमने, इससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin। अरे यार क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है, a + b a - b। देखो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, कितना आसान है, a + b और a - b, ये क्या होता है भैया, ये होता है a² - b²। ठीक है भैया, देखो ध्यान से, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या लिख देंगे, sec² थीटा, और ये हो जाएगा 1² - sin² थीटा वॉस। डन। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 - sin² थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 - sin, इधर देखो, सीखो, भागने से कुछ नहीं होगा, जिसको पढ़ना है वो मेहनत करेगा। आपका cos² थीटा sin² थीटा को इधर कर दिया, लो भाई, आपके sin² थीटा को इधर फेंक दिया, क्या आ जाएगा, cos² थीटा = 1 - sin² थीटा। ठीक है, 90% जनता कहती है कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो सकती है, अगर आपने थोड़ी हिम्मत कर ली तो आप कर लेंगे। sec² थीटा क्या होता है बॉस, 10% में रहिए, 10% में, 90% तो वही करते हैं जो सब करते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। आंसर कितना आ गया भाई, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, डिफिकल्ट हमारा दिमाग बनाता है चीजों को, और सरल भी हमारा दिमाग ही बनाता है। अब हम लोग आ गए हैं PYQ पे। ये PYQ किसका है, आपका है, बताओ किसका PYQ है, हाइट एंड डिस्टेंस। ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का PYQ है। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान है कंपैरेटिवली, जो आपका, अगर हम लोग ये जो सोचते हैं कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा कठिन है, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी दो हिस्से हैं बच्चे, दो हिस्से में एक हिस्सा तो कर ही लोगे। ठीक है, जिसमें से एक हिस्सा आपका क्या है, एक हिस्सा आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, और एक हिस्सा क्या है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, एक पॉइंट बना लो पहले, तो एक पॉइंट बना लिया लो भैया, ठीक है, एक पॉइंट बना लिया। कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अच्छा, कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो पहले तो एक बना लो, आपका यहां दो चीजें हैं, एक पॉइंट है, ठीक है, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम से बन रहा है। अगर एक टॉप है ट्रांसमिशन टावर का, फिक्स्ड है किसी एक बिल्डिंग 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग में, जो कि 45 डिग्री है। ठीक है, ध्यान देना। तो इस केस में आपका केस कैसा बन रहा है, ध्यान से देखो, पहले तो एक 60 डिग्री बना लो भैया हाइट वाला बॉटम से। हमने मान लिया जो बिल्डिंग है वो कितनी है, h मीटर हाई है, कितनी है, h मीटर हाई है। ठीक है, तो लाइव सीन चेक कर लेते हैं।
ठीक है, देखो ये इसमें करेक्शन, इसीलिए मैं देख रहा था इसमें एक करेक्शन 120 मीटर, ठीक है। इसकी हाइट गलत दी हुई है, क्वेश्चन में मिस टाइप हो गया है, टाइपिंग का ही मैं कंटेंट देख रहा था, ठीक। दो एंगल हैं यहाँ पर, ठीक है, दो एंगल हैं। एक एंगल आपका एलिवेशन कितना है 60 डिग्री और एक कितना है 45, और हाइट कितनी दी हुई है 120। यही चीज मैं चेक कर रहा था, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो कह रहे हैं इसमें टावर की हाइट कितनी होगी, तो कैसे करेंगे हम लोग बताइए। इसके ऊपर फिक्स किया हुआ है, ओके ओके। एक आपका एक कंसेप्ट गड़बड़ होता है, अगर एक कंटेंट गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो सब गड़बड़ हो गया। एक पॉइंट पी है बेटा, देखो ध्यान से, कह रहे हैं कि बॉटम और टॉप का, तो जब आप देखते हो बॉटम का और सेम पॉइंट से देखते हो टॉप का एंगल, ये कितना है, ये तेरा है 45 और ये कितना है तेरा 60, और कह रहे हैं जो हाइट है वो 120 मीटर है। कह रहे हैं ये हाइट ऑफ टावर बताओ, ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन जो है देखो, चलिए इसको सॉल्व करना है। अब आपके पास क्या क्या दिया है वो देख लो, ठीक है। आपको बस ये पता है कि 120 मीटर हाई है, ठीक है, और आपका यहां से क्या निकल सकता है, पहले तो आप बेस, ये आपका जरा हो गया, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं S, ठीक है। समझ में आ रहा है। पहले तुम PQ निकाल लो, PQ तुम्हारा निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो PQ कितना आ जाएगा बेटा, PQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये बेस है और tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। मतलब PQ इज इक्वल टू आप कह सकते हैं SQ है कि नहीं है, कितना आ गया आपका 120 मीटर। कैसे किया यार, tan 45 इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बता बेटा, परपेंडिकुलर क्या है तेरा SQ और अपॉन में क्या बेस क्या है तेरा PQ, ठीक है। SQ आपका कितना है 120 और tan 45 कितना होता है 1, तो 120 अपॉन PQ, PQ कितना आ गया, ये तो सिंपल सा लॉजिक हो गया यार, पहले तो ये हो गया डन, ठीक, इतना आपका काम डन हो गया, ठीक। अब हम नेक्स्ट फेज में सॉल्व करते हैं इसको। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे हम लोग पकड़ सकते हैं क्या, इसमें आप आसानी से दूसरा एंगल आपका 60 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 60, तो सिमिलरली ये तेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब अगर tan 60 निकालोगे तो अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे, परपेंडिकुलर में h प्लस 120 अब PQ हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा PQ कितना था 120, क्या भाई ठीक है, यहां तक ठीक है। अब हम लोग आसानी से tan 60 निकाल सकते हैं, tan 60 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो tan 60 क्या आएगा, tan 60 अगर आपको याद नहीं है, इधर देखो ऐसे, tan 60 इज इक्वल टू sin 60 अपॉन cos 60, ठीक है। sin 60 कितना होगा √3/2, cos 60 कितना होगा 1/2, क्या आ जाएगा
√3a/2 वैसे ये आपको याद होना चाहिए, अभी पढ़ाया था। क्या हो जाएगा ये √3 = h + 120/120। ठीक है, अब क्लियर है? तो यहां से क्या जाएगा 120 √3 = h + 120। अब यहां से आप h निकल जाओगे, h निकल जाएगा, h कितना आएगा, h आ जाएगा तुम्हारा √3 × 120 - 120 या फिर √3 - 1 × 120। तो h आ गया तुम्हारा √3 - 1 × √3 की वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये विल गेट द आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को करना। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये हो गया तुम्हारा h = √3 - 1 × 1। ठीक है, ये है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 90 मीटर, 90 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी पतंग। ठीक है, कितने ऊंचाई पर है, 90 मीटर। ठीक है, ये तेरा ग्राउंड हो गया। चलो भाई 90 मीटर ऊंचाई पर है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. ध्यान से देखना बेटा, आपको इनडायरेक्टली बता रहे हैं लाइन ऑफ साइड कितनी है। आपको इनडायरेक्टली ये बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि लाइन ऑफ साइड कितनी है। बेटा अगर मैं इसको ग्राउंड को मिटा दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ट्रायंगल में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से ये हो गया तुम्हारा लो भाई, ये हो गया तेरा 60 डिग्री। ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये तेरा काइट है, तो लो भाई के। ठीक है, एल और ये हो गया। ठीक है, ये हमने ट्रायंगल बना दिया। ये तेरा कितना हो गया, ये हो गया तेरा 90 डिग्री, ये तेरा 90 मीटर, वो 60 दिया हुआ है। ठीक है, फिर फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब ये मान चलना है जब टाइट है वो, ताकि आपको एक साइड ऑफ ट्रायंगल की तरह वो दिखे। तो देखो ध्यान से, यहां पर आपके पास परपेंडिकुलर है और आपके पास हाइपोटेनस आपसे पूछ रहे हैं। आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। इसको मान लो x यार, है ना। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे सिंपल है sin 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा तेरा km अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपका kl। तो kl इज इक्वल टू km अपॉन sin 60। ठीक, कितना आ जाएगा बेटा, km कितना है आपका, ये आपका 90 है अपॉन √3/2 हो जाएगा 180 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर लो यार। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, 60 √3। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और √3 की वैल्यू आप 1.73 ले सकते हैं। ठीक है बेटा, 1.73 आप आसानी से ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, मैं एक चीज चेक कर रहा हूँ, चेक करके बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां दिया हुआ है अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 2 √3 मीटर
लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन फाइंड द सन्स एलिवेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर एक पोल है, ठीक है। अब यहां से पीछे से सन आ रहा होगा, है ना, सन की शाइनिंग पीछे से आ रही होगी, तभी तो एक शैडो बन रही है। और शैडो की लेंथ कितनी है? शैडो की लेंथ दी हुई है 2√3 मीटर। और इसकी पोल की लेंथ कितनी है भाई? ये आपकी है 6 मीटर। कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है बेटा, बहुत आसान है, बस यही थीटा आपसे पूछ रहा है। क्या करोगे? आपके पास tan थीटा यूज कर लो। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ भाई? 6/2√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक लाइन का। देखो कितना आसान है। हाइट एंड डिस्टेंस में तो कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। तो ये क्या आ जाएगा? देखना ध्यान से, क्या आ गया यहां पर? ये आ जाएगा 3/√3। रेशनलाइज कर दोगे इसको, जैसे ही क्या आ जाएगा? √3। और tan थीटा √3 कब होता है? जब थीटा क्या होता है? 60 डिग्री होता है बेटा। तो यहां क्या आ गया? इसका आंसर क्या आ गया? सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री। ये इसका आंसर। ये करना था इस क्वेश्चन में, इतना आसान क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस में एक भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, सिर्फ आपको उस क्वेश्चन को समझना है और उसका फिगर बनाना है। फिगर बना लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, फिगर नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन ये है आपका, सेकंड लास्ट आई थिंक, या फिर लास्ट हो सकता है। कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या निकालना? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाइट टावर इज 30 डिग्री। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। यहां पर आपका पहले टावर बन गया, ये कितना है? 150 मीटर। ये हो गया तेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए लाइन। ये हो गई तुम्हारी कार। ठीक है, यहां तुम्हारी खड़ी है राम पियारी, है ना। ठीक, ये हो गई हमारी गाड़ी। ये देख रहे हैं, गाड़ी को देख रहे हैं। और यहां जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, तो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार। मैंने क्या सिखाया था? एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां भी कितना हो जाएगा भाई? ये 30 डिग्री। जब आपको ये पता है, आपको बस निकालना है। ये आपके पास क्या है? आपके पास परपेंडिकुलर है। यू हैव परपेंडिकुलर, यू नीड टू फाइंड बेस। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बताइए? एक फॉर्मूला होता है, tan of 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस इज नथिंग बट हमने x मान लिया। ठीक है भाई साहब, ये हमने x मान लिया। ये क्या आ जाएगा भाई? x इज इक्वल टू 150 अपॉन tan 30। tan 30 क्या हो जाएगा? √3 बराबर √3। ये हो जाएगा 150 इंटू √3। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ये करना है इसमें आपको। ठीक है, इसमें आपको ये करना है। चलिए, तो यहां पर आ जाएगा 150 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए। देखो, अब वही क्वेश्चन है आपका, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहां पर सेम क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, बस एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज कर दिया इस बार। ठीक है, इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है और आपको वो, अच्छा ठीक है चलो बता देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको समझा देता हूं। चलो देखो भाई, यहां पर एक पोल है जिसकी हाइट हमें नहीं पता। ठीक है, जिसकी हाइट हमें नहीं पता, लेकिन शैडो की लेंथ पता है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन पता है।
कितना है ये, दिस इज योर 60 डिग्री, ठीक है, दिस इज योर 60 डिग्री, ये गिवन है। और ये कितना दिया हुआ है, ये 2√3 दिया हुआ है, 2√3 मीटर। आपसे पूछ रहे हैं हाइट बता दो यार, तो क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट लिख दिया है मैंने, तो परपेंडिकुलर अच्छा नहीं लगेगा आपको, यहाँ पर हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन 20, परपेंडिकुलर कितना होगा, ये हो जाएगा x अपॉन 2√3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 इंटू 2√3 मीटर। तो tan 60 कितना होता है, √3 होता है, √3 इंटू √3 इंटू 2 कितना आ जाएगा बेटा, 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया मैथमेटिक्स, ठीक है। और हम लोग इसी तरीके से मिलते रहेंगे, अब हम लोग मिलेंगे फिजिक्स के सेशन में, और आज के लिए आपका सेशन यहीं एंड होगा, ठीक है। और अब हम लोग जो नेक्स्ट सेशन करेंगे वो कल से स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लाइट पढ़ेंगे सबसे पहले, इधर हम लोग लाइट पढ़ सकते हैं या तो हम लोग करंट पढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की क्या उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम लोग लाइट से भी जरूर कर सकते हैं, ऑर्डर वाइज एनसीईआरटी के चल सकते हैं, ठीक है बच्चों। और आप लोगों को क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचानी है, ताकि उनके भी नंबर अच्छे आ सकें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। सबको साथ में ग्रो करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा फायदा हो रहा है तो हम दूसरे को नहीं बताएंगे, तो इस तरीके से कभी भी आगे नहीं बढ़ा जाता है। अच्छे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है, और आपको जरा सा भी निगेटिव नहीं सोचना है। वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। अगर आपको कभी भी कोई डाउट होता है, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गो एंड डाउनलोड प्रश्नोत्तर ऐप, वहां पर आपको ऑटोमेटिक मेरा मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आप लिखेंगे सब कुछ मेरे पास आएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग आपकी मदद करने में कामयाब रहे। मैथमेटिक्स आपका पूरा खत्म हो गया है सिलेबस, अब आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग फिजिक्स में। थैंक यू बेटा।